लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे। है ना, सभी एक बार सभी प्यार साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर कंप्यूटर का पार्ट, सॉफ्ट कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का पार्ट 1। बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक बहुत ही प्यारे से सेशन को। और आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो आपने मेरे पूरे कमेंट बॉक्स को एक तरफ से हैप्पी बर्थडे से भर दिया है। इतने हैप्पी बर्थडे मैंने अपनी लाइफ में शायद ही पहले कभी देखे हों। रोटेट करके बिल्कुल, तो एक बार सभी दोस्त जल्दी से बताएंगे कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि मतलब एक शिक्षक होना अपने आप में बाकी नौकरियों से अलग क्यों होता है, क्योंकि आप सभी का जो इतना प्यार मिलता है, इस प्यार से ही ये दिन एक विशेष दिन होता है। शायद इसी प्यार की वजह से हमें इस दिन का इंतजार भी रहता है, अन्यथा ये दिन भी बाकी दिनों की तरह ही समान है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। लेकिन जो आप लोगों को एक विशेष प्यार है, वैसे आपका प्यार हमेशा ही है, आपके प्यार की वजह से ही हम भैया जहां भी हैं वहां पर हैं। लेकिन जो विशेष प्यार आप सभी का एक तरफ से देखने के लिए मिल रहा है, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी बहुत तरक्की करें, है ना, हर सफलता के आयाम को छुएं, बहुत ऊपर जाएं, लेकिन कभी भी उस सफलता का गलत प्रयोग ना करें। ये भी मैं आपसे साथ के साथ कहता हूं। और सरकारी नौकरी लग जाना ही एकमात्र सफलता नहीं है, आप जीवन में उससे भी बहुत ज्यादा सफल हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आप अपनी क्लास को बिना किसी देरी के, बहुत शानदार तरीके से, बहुत लाजवाब तरीके से। और देखते हैं हम यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है दोस्त, वो रहने वाला है टॉपिक सॉफ्टवेयर का। कौन सा? सॉफ्टवेयर का टॉपिक रहेगा। ठीक है जी, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। सभी के मैसेजेस मैंने देख लिए, लगातार मैं देख रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, है ना। और सबसे ज्यादा बच्चे मुझसे इसी क्लास में जुड़ते हैं, तो मुझे भी वेट था कि सुबह से शाम तक इस क्लास का कि कब मेरे दिल्ली पुलिस वाले शेर शेरनी मुझसे जुड़ेंगे, है ना, कब मेरे प्यारे बच्चे मुझसे जुड़ेंगे। आप में से कई सारे लोग बड़े भी होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को बहुत शानदार तरीके से। सर पार्टी दे दो, बिल्कुल पार्टी मिलेगी आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, जिस दिन आप सिलेक्शन लेकर के आओगे उस दिन तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना, मिठाई और सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सिलेक्शन लेकर के आ जाओ। अब ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन लेके नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा, बिना सिलेक्शन के आ जाओ, मेरे पास आ जाओ और पार्टी ले जाओ। हैं, अब आप कहोगे कि सर तुम्हारे पास आने में जितने रुपए लगेंगे उतने तो हमारे आने जाने में लग जाएंगे, पेटीएम कर दो। तो ऐसी कोई सुविधा हमारे पास नहीं है। ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं क्लास को बहुत बढ़िया। हाँ, शुरू करते हैं क्लास को बहुत बढ़िया और बहुत शानदार तरीके से। टॉपिक रहने वाला है हमारा सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात मुझे आपसे करनी है। क्या बात करनी है जी? है ना, टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात मुझे आपसे करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आज हमारी इस सिलेबस की लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद के जो 2-3 टॉपिक रहेंगे उसे हम किसी एक दिन मैराथन टाइप लगा करके फिनिश कर देंगे। वैसे आपका सिलेबस दिल्ली पुलिस का कंप्लीट हो चुका है, जो इंपॉर्टेंट सिलेबस हमारा होता है। ठीक है, तो बात इसलिए करना जरूरी हो जाता है दोस्त, क्योंकि सिलेबस हर कोई कंप्लीट कर लेता है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ सिलेबस नहीं दिलाता। सिलेबस दिलाता है लेकिन सिर्फ सिलेबस नहीं दिलाता। अब जो सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, बहुत सारों ने तो किया ही नहीं है, अब जो सिलेबस आपने आज कंप्लीट कर लिया, इसके बाद जब तक कंप्यूटर की क्लास नहीं होगी, इस बीच में आप क्या करोगे, इस बीच में आप इस घंटे को बर्बाद करोगे या इसका प्रयोग करोगे, वो चीज डिपेंड करेगी कि आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग बनेगा। है ना, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप देखेंगे कि टूटना लड़खड़ाना बिखरना, कि टूटना लड़खड़ाना बिखरना पर हारना मत, क्योंकि अगर हार जाओगे, है ना, क्योंकि अगर हार जाओगे तो सिर्फ तुम्हारी हार नहीं होगी, बल्कि मां की उम्मीद, पिता के वर्षों का संघर्ष भी हार जाएगा दोस्त। क्योंकि तुमसे सिर्फ तुम्हारी ही उम्मीदें नहीं जुड़ी हुई हैं, तुमसे तुम्हारे परिवार वालों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तुमसे तुम्हारे छोटे भाई बहन की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तुमसे तुम्हारे पिताजी की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि अब अगर मैं थक जाता हूं, मुझ पे काम नहीं होता, तो ये जो मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है ये अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाएगा, और जिससे कि मेरा लोड थोड़ा सा कम होगा। तो आपको हार नहीं माननी,
ठीक है भाई, हार आपको बिल्कुल नहीं माननी। देखो ये जरूर होगा कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आए, दोबारा मेहनत करना और मेहनत करना, लेकिन ये कभी मत सोच लेना कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मैं करूंगा ही नहीं, मैं छोड़ देता हूं। ये बिल्कुल नहीं करना आपको। और जब भी तुम्हारा ऐसा मन करे, जब भी तुम्हारा ऐसा मन करे कि मैं छोड़ देता हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम उस दिन को याद करना जिस दिन तुमने दिल्ली पुलिस को पाने का सपना देखा था, जिस दिन तुमने ये डिसाइड किया था कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है। हर किसी की लाइफ में अपने अपने कारण होते हैं, अपने अपने उद्देश्य होते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने के। वो बच्चे जो अभी अभी 18+ हुए हैं, उन्हें एक अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छा से अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ बदले लेने होंगे कि एक सम्मान की लड़ाई तो होती ही है सरकारी नौकरी, साथ ही साथ बहुत सारी चीजें, जैसे आप में से बहुत सारी लड़कियां वो होंगी जिनकी शादी हो चुकी है ना, और बहुत सारी ऐसी होंगी जिनके घर वाले ये कह रहे हैं कि जल्दी से नौकरी ले ले, नहीं तो तेरी शादी करा देंगे। तो जिनकी करा देने की कह रहे हैं, उन्हें इसलिए लड़ना है, उन्हें इसलिए पढ़ना है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। मतलब कितना सोचने वाली बात है कि एक लड़की को पढ़ने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। और वो लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है, उन्हें अपने ससुराल में सम्मान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें सभी की पर्सनल लाइफ में होती हैं, है ना। तो संघर्ष हर किसी को करना है, चाहे तुम्हारी शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, या आप लड़के हो या लड़की हो, संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष को बीच में छोड़ देना, है ना, यह हल नहीं है। जिस दिन आपने पढ़ाई शुरू करी थी, उस दिन का अगर आप सोचोगे कि क्यों शुरू करी थी, किसी ने किसी की बात तुम्हें बुरी लगी होगी, किसी ने किसी की अदाबाजी, अगर कोई सिलेक्टेड है उसकी स्टाइल तुम्हें बुरी लगी होगी, अच्छा बेटा आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं भी गाड़ी लूंगा, मैं भी नौकरी लूंगा। तो वो चीजें जब तुम याद करोगे ना, तो तुम कभी हार नहीं मान पाओगे, है ना, कभी हार नहीं मान पाओगे, है ना। क्योंकि जो जितनी मेहनत तुम्हारी इस पढ़ाई में लग रही है, उससे बहुत ज्यादा दर्द तब होता है जब हम कहीं खून का घूंट पी करके रह जाते हैं। खून का घूंट पीना जानते हो, जहां हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि या तो हमारे पास पावर नहीं होती, या हमारे पास पैसा नहीं होता, या हमारा वो सम्मान नहीं होता। और वो सम्मान, पावर, पैसा कब आएगा? जब आप एक अपनी पसंदीदा नौकरी ले लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। मेरी शर्ट अच्छी लग रही है, चलो धन्यवाद, ठीक है दोस्त। तो शुरू करते हैं। इन सभी बातों को मेरे भाई याद रखना, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, तुम्हें कोई समस्या हो, तुम्हें कोई दिक्कत हो, तो आप मुझसे मिल सकते हो, ठीक है। मैं आपकी जो भी जायज मदद हो सकती है वो मैं आपकी जरूर करूंगा। कम से कम गाइडेंस मैं आपको जरूर दे दूंगा, कोशिश करूंगा समय निकाल करके दूं। लेकिन आप अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई से मत हटाना, है ना, अपनी पढ़ाई से अपना फोकस मत हटाना। शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को बिना किसी देरी के, शानदार तरीके से। और हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है मेरे भाई, वो है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर क्या होता है? बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चल सकता, है ना। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चल सकता, बिना हार्डवेयर के भी कंप्यूटर नहीं चल सकता, और बिना ह्यूमनवेयर के भी कंप्यूटर नहीं चल सकता। यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर, तीनों ही चीजों की क्या होती है मेरे भाई? आवश्यकता होती है, ठीक है। हार्डवेयर हम पढ़ चुके हैं, ह्यूमनवेयर हम खुद ही हैं, है ना, हम खुद को क्या ही पढ़ेंगे। अब बात आ जाती है सॉफ्टवेयर की। तो हम देखते हैं यहां पर कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ डेटा या सेट ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ, बिल्कुल, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है? आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को निर्देशों, डेटा और प्रोग्राम का सेट कहा जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आप में से कई सारे दोस्त ये चाहते होंगे कि सर अब प्रैक्टिस सेट चालू कर दिए जाए। तो दिल्ली पुलिस के देखो प्रैक्टिस सेट चालू होने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन आप अगर चाहें तो बीएसएफ एचसीएम के प्रैक्टिस सेट चालू हो रहे हैं आज से, रोजगार विदंग के डिफेंस चैनल पर 5 PM। उन प्रैक्टिस सेट को आप ले सकते हो। मैं आपसे पर्सनली नहीं कहूंगा कि आप लो, क्योंकि अभी आपका सिलेबस और भी सब्जेक्ट में पीछे रहा होगा, तो उसे कवर करना होगा आपको। तो बहुत ज्यादा लोड मत बढ़ाओ, अपना खुद से रिवीजन करते रहो। लेकिन अगर आप सब चीजें बराबर चल रही हैं, कोई सिलेबस पेंडिंग नहीं है, कर सकते हो, तो बिल्कुल करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम। इसके बाद हम देखेंगे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं आपको 2 प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे। बट जब आप 3 और 2 दोनों ऑप्शन में दिए जाए तो आप 3 आंसर लगाना। क्या लगाना? 3।
कौन कौन से 3 होते हैं जी? तो एक तो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा? एक होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 3 हमने आपको बताए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएंगे जल्दी से? ठीक है दोस्त, बताएंगे एक बार? बिल्कुल, ठीक है। तो शुरू करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते क्या हैं ये, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जी? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में हमारी मदद करते हैं। कौन से होते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में, चालू करने में हमारी मदद करते हैं। यानी कि अगर कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, अगर आपका फोन चालू ही नहीं होगा तो उसे चलाओगे कैसे? नहीं चला। अगर तुम सोकर ही नहीं उठोगे तो तुम सिलेक्शन कैसे लोगे? तो सबसे पहला काम तो यह है सोकर उठना। बिल्कुल वैसे ही कि जिनके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकते, जिनके बिना कंप्यूटर चालू ही नहीं हो सकते, वे सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। वे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं दोस्त? तो वे सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको कंट्रोल करने के लिए लिखे और बनाए जाते हैं। यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चालू करने, चलाने, उसे कंट्रोल करने के लिए क्या है, लिखे या बनाए जाते हैं। और ये स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से काम करते हैं। अब स्वतंत्र रूप से काम करने का मतलब क्या है जी? यानी कि इन्हें काम करने के लिए किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तुम्हें है, तुम्हें अपने घर वालों की जरूरत है ना, है ना। तो अलग अलग जरूरतें होती हैं सबकी, ठीक है। लेकिन जब तुम सिलेक्शन ले लोगे तो फिर तुम भी स्वतंत्र होगे। अब जब स्वतंत्र हो जाओ तो ये मत सोचना कि अरे मैं तो स्वतंत्र हो गया, जहां मेरा मन करेगा अब तो मैं कमाता हूं घूमूंगा। नहीं, अपने मम्मी पापा की इज्जत अभी से भी और ज्यादा करना जब तुम स्वतंत्र हो जाओ फिर भी, ठीक है। चलो, लेकिन हम यहां पर क्या देखेंगे, इसका क्या होता है, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये स्वतंत्र होते हैं, यानी कि इन्हें चलने के लिए बिना किसी की सहायता के चल सकते हैं, यानी कि इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल, विंडोज, एमएस डॉस, यूनिक्स, जेनिक्स, आईओएस, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड नाम सुना सुना सा लग रहा है, फोन होगा आपके पास एंड्रॉइड का, है ना। फोन होगा आपके पास एंड्रॉइड का। तो जो एंड्रॉइड का फोन होता है, जब आप अपने फोन को चालू करके स्विच ऑफ से ऑन करते हो तो एंड्रॉइड लिखा हुआ आता है। वो क्या होता है हमारा, है ना, वो क्या होता है मेरे दोस्त? तो वो हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है ना। वो क्या होता है? वो हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। चलो चलो, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों, मतलब स्वतंत्र होने का मतलब क्या था। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है, चालू कर देता है कंप्यूटर और फोन को। लेकिन जो वास्तविक कार्य है, मान लो आपको टेलीग्राम पर कोई काम करना है तो वो आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप करनी है अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही आपको एमएस वर्ड में कुछ टाइप करना अलग से। यानी कि हमारा जो वास्तविक काम होता है, जो हम प्रोजेक्ट कोई काम कर रहे होते हैं, तो वो हमारा किससे होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए? जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, और जो हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, अतः ये स्वतंत्र नहीं होते। अब इस बात को ध्यान से सुनो कि ये स्वतंत्र नहीं होते। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल सकते, ठीक है। बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सिस्टम सॉफ्टवेयर चल जाएगा। आप अपने फोन से व्हाट्सएप डिलीट कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे फोन से हम क्या हटा दें, अगर आपके फोन से फोन चालू ही ना हो, एंड्रॉइड ही ना लिखा आए, तो क्या हो जाएगा, है ना। चलो, बिल्कुल क्लियर है? बताएंगे मुझे जल्दी से यहां तक की बातें। ये क्या है? ये स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर, वीडियो एडिटिंग ऐप, या मैं कहूं इंस्टाग्राम है आपका,
व्हाट्सअप, ये जितने भी XYZ हैं ये सभी के सभी हमारे किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण ये हमारे होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? बताएंगे मुझे। सर मैं इतनी देर से बोल रही हूँ और हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहे और कह रहे हैं कि हमें परेशानी बताओ अपनी। तो बहन मेरी, मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि तुम लाइव क्लास में बताओ और मैं सारे बच्चों को, मतलब इतने हजारों बच्चों को साइड में करके मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। मैंने ये तो नहीं कहा आपसे, है ना। मैंने ये कहा है कि अगर आपका कोई डाउट है आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब दूंगा, बट लाइव क्लास को छोड़ करके मैं कैसे दे दूं बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बहन कह रही है सर साइबर क्राइम टॉपिक करा देना। बिल्कुल करा दूंगा बच्चे, लेकिन अभी उसकी नीड नहीं है। जब आगे मैं हम बताएंगे आपको, जो मैं 2-3 टॉपिक बता रहा हूं उसी दिन उस टॉपिक को भी साथ में लेकर के फिनिश कर देंगे, निश्चिंत रहें, है ना। बिल्कुल मैं साइबर क्राइम आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े अब हम। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये हमें समझ में आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है हमारे? ये सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, राइट। चलो इसके बाद हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। किसकी? इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं किसकी दोस्त? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। क्या होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो जो कंप्यूटर की गति को बढ़ाते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं, है ना। जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, ट्रबल शूटिंग तथा मेंटेनेंस करने में मदद करते हैं और अशुद्धि से बचाते हैं, वे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि एंटीवायरस, जैसे कि फाइल मैनेजर, ड्राइवर, स्कैन डिस्क आदि। अब अगर मैं इस बात को आपको बहुत आसान शब्दों में समझा दूं, अगर मैं इस बात को आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझा दूं तो आप यहां पर क्या कहेंगे, है ना। 1 मिनट रुकिएगा। चलो ठीक है, बताएंगे जल्दी से। तो हम यहां पर क्या कहेंगे? तो अब अगर मैं इन तीनों चीजों को आपको बहुत सरल शब्दों में बता दूं तो आप कहेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के लिए जरूरी है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद हमारा नाम आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को वास्तविक कार्य करने में क्या है, हमारी मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सिस्टम सॉफ्टवेयर चल जाएगा, लेकिन बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल पाता। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़े यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की रक्षा करते हैं, देखते हैं सब कुछ। क्या देखते हैं? तो वो ये देखते हैं कि तुम्हारे फोन में स्टोरेज तो नहीं भर जा रहा, वो ये देखते हैं तुम्हारा फोन बहुत ज्यादा हीट तो नहीं कर रहा, वो ये देखते हैं कि तुम्हारे फोन में आपके क्या है, वायरस तो नहीं आ जा रहा। तो ये जितनी भी चीजें हैं आपकी, ये जितनी भी चीजें हैं, इनकी देखभाल कौन करता है? हमारे कंप्यूटर की देखभाल कौन करता है? वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से? यूटिलिटी। आपने देखा होगा अगर आपका फोन 10% चार्ज है तो ऐसे एकदम से अलर्ट आ जाता है ना। आपके फोन में कोई वायरस है तो हैंग करने लगेगा। तो इन सभी चीजों से बचाने के लिए हमारा कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बात समझ में आई कि नहीं आई बताएंगे, है ना। आसान शब्दों में बात समझ में आई कि नहीं आई बताइएगा जल्दी से। वेरी गुड, है ना, बताएंगे जल्दी से। भाई कॉपी पेस्ट मत करो, CSS पढ़ा देना भैया। नहीं, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, आप समझिए मेरी बात को। जो आपके सिलेबस का हिस्सा है वही सब चीजें हो सकती हैं। जो चीज दूर दूर तक आपके पेपर में आने की उम्मीद नहीं है वो हम कैसे आपको पढ़ा सकते हैं बताओ आप। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए। अब हम आगे बढ़ जाए, यहां तक की बातें क्लियर है दोस्त। चलो अब हम यहां पर पढ़ते हैं सबसे पहले। अभी बस खत्म नहीं हो गया सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट बताए और हो गया खेल, नहीं। अब एक एक करके बात जानेंगे किसके बारे में? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम यहां पर 2 भागों में बांट रहे होते हैं। और वो कौन कौन से 2 भाग हैं? एक है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है हमारा ट्रांसलेटर। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है ट्रांसलेटर। तो मुझे ये बता दो कि ट्रांसलेटर का मतलब कौन जानता है ना। चलो बताएंगे। ट्रांसलेटर जो होता है हमारा, उसका क्या काम होता है ना, उसका काम क्या होता है? तो आप कहेंगे कि भैया जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि आप जाओ कहां पे, आप जाओ चाइना। नहीं, चाइना नहीं जाएंगे, जगह सही नहीं है। ठीक है, वहां पे सब कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं, ढंग की जगह जाओ, है ना। तो हम यहां पर क्या कहेंगे? आप जाते हैं कहीं विदेश, ठीक है, तो वहां की लैंग्वेज आपको आती नहीं है, तो आप क्या करोगे? ट्रांसलेटर की सहायता लोगे, है, या फिर
क्या करोगे कि जैसे मान लो कोई मोदी जी हैं भैया, है ना, अब मोदी जी कहाँ गए, मोदी जी विदेश गए, उनकी मीटिंग होनी है। अब वो इतनी सारी जगह जाते हैं तो क्या उन्हें सब जगह की लैंग्वेज पता है? इतने होशियार है? नहीं जी, इतने होशियार तो नहीं है। वहां पर एक ट्रांसलेटर होता है, वो क्या काम करता है, वो क्या काम करेगा कि लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। इनकी बात सुन करके उधर, उधर की बात सुन करके इधर। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर अगर हमारे जैसा कोई इंसान ट्रांसलेटर बन गया तो वो तो बीच में खुद से आग लगा देगा है। उसने कहा कि सर आप बहुत अच्छे हैं, और वो कह देगा उसकी लैंग्वेज में कि जी बुराई कर रहे हैं तो भाई, ठीक है। तो कैसे पता कर पाएंगे भैया? तो वो एक अच्छी पोस्ट होती है ऐसे ही हर किसी को, फिर इसीलिए हर किसी को वहां पर नहीं रखा जाता, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर। तो ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, राइट। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो कंप्यूटर का ट्रांसलेटर है ये क्या काम करता है। तो देखो, जो हमारा कंप्यूटर है ना दोस्त, जो हमारा कंप्यूटर है ये हिंदी इंग्लिश नहीं समझता, ये हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू नहीं समझता, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझता है। कौन सी? जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। अब हाँ, पर हम जो काम करते हैं, जो प्रोग्रामिंग का काम आप और हम कर रहे होते हैं, वो किस पर करते हैं जी? वो कोडिंग वगैरह जो हम करते हैं वो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में करते हैं, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में। तो एचएलएल को एलएलएल में बदलने का काम। एचएलएल क्या है भैया और एलएलएल क्या है? तो एचएलएल की फुल फॉर्म होती है हमारी क्या? हाई लेवल लैंग्वेज। और एलएलएल की फुल फॉर्म क्या होती है जी? लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, राइट। एचएलएल यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज एंड एलएलएल यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ सके उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज होती कौन सी है? तो हम कहेंगे कि सी प्लस प्लस, है ना, चलो सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रॉन, बेसिक, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसलेटर? देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर। कौन कौन से? कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्त। तो जो कंपाइलर है हमारा, जो असेंबलर है, इंटरप्रेटर, आपसे पूछेगा बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो देखो, ट्रांसलेटर किसका पार्ट है जी? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि कंपाइलर डायरेक्ट भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, असेंबलर डायरेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इंटरप्रेटर भी डायरेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर मैं पूछूं असेंबलर क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर है, एक ट्रांसलेटर है एक तरीके का। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। सर आज आप अपने बर्थडे पर अपने घर चले जाना, आपके मम्मी पापा खुश होंगे। बेटा या बहन जो भी हैं आप, मैं नहीं जा सकता आज। वैसे मेरी इतनी क्लासेस नहीं होती, वैसे मेरी 5 क्लास होती हैं, लेकिन आज लगभग 7 क्लास, 7वीं, इसके बाद 1 क्लास और है, 7 क्लास ले चुका हूँ, 8वीं क्लास मेरी अभी है। और घर मेरा यहाँ से बहुत दूर है, 200 किलोमीटर दूर है। हर बार अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपने घर पे मम्मी से ही टीका कराता था अपना, लेकिन इस बार वो नहीं होगा, ठीक है। तो डिजिटल टीका करा लेंगे वीडियो कॉल पे, परेशान ना हो आप, ठीक है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपाइलर के बारे में जानते हैं। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में भी एक ट्रांसलेटर है ना। सॉफ्टवेयर में क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी एक ट्रांसलेटर है। ये क्या काम करता है अभी थोड़ा सा समझना, 2 मिनट में तीनों चीजों के बारे में जब जान जाओगे तो आप आराम से कंपेयर करके नहीं भूलोगे। फिर देखो ये क्या करता है कंपाइलर, कि ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है, एक साथ ट्रांसलेट करता है, एक साथ रीड करके एक साथ ही बाइनरी भाषा में से क्या करेगा? कन्वर्ट करता है, 0-1 में बदलता है। तो यह एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है, यह गलतियों को आखिर में यानी कि लास्ट में बताता है, और उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम या स्रोत कोड को, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम या स्रोत कोड को मशीनी भाषा में बदलता है। कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम और सोर्स कोड रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये तो ठीक है कि हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ करके एक साथ ट्रांसलेट करता है और एरर भी लास्ट में बताता है, ठीक है। कौन सा? कंपाइलर। याद रखना, यहां से क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपी SSC 2 पेपर कराए थे अभी यूपी SSC ने 12 अप्रैल को, एक मंडी परिषद का और एक स्टोर कीपर का। उनमें से एक पेपर में यहां से सवाल पूछा गया। असेंबलर का क्या काम है? तो असेंबली लैंग्वेज को किसे?
असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए, है ना, बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है जी, इसके बाद वर्तमान में इसका यूज नहीं किया था। तीसरा जो हमारा ट्रांसलेटर है जिसका नाम है इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर क्या काम करता है कि पूरे पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन याद करता है। कैसे, चलो, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी भाषा में बदलता है, पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और एरर भी बाद में बताता है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है ओवरऑल आप देखिएगा। converts only one line to binary language at a time. It reads the entire program one line by line and it tells the mistake only after reading the line. ठीक है, अब देखेंगे इसी बात को मैंने ऐसे एक डायग्राम के तौर पर बना दिया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का काम किसका है, तो कंपाइलर का है। प्रोग्राम कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम किसका है, कंपाइलर का है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम किसका है, तो कंपाइलर का है। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे कि निमोनिक कोड को मशीन कोड में बदलने का काम किसका है, असेंबलर का है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम किसका है, तो असेंबलर का है। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी, चलिएगा, यही बातें मैंने यहां लिख भी दी है। देखो, हाई लेवल लैंग्वेज या सिक्योर कोड या प्रोग्राम कोड को मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर की जिम्मेदारी होती है, और असेंबली लैंग्वेज या निमोनिक कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी असेंबलर की होती है। सी लैंग्वेज का आविष्कार 1972 में डेनिस रिची ने किया था, और जावा का आविष्कार 1995 में जेम्स गॉसलिंग ने किया था। एक बार मुझे यस और नो करके बताएंगे कि क्या यहां तक की सभी बातें क्लियर हो गई आपको, है ना। एक बार सभी दोस्त मुझे यस और नो करके बताएंगे कि क्या यहां तक की सभी बातें आपको क्लियर हो गई। भैया स्मार्ट नोट से क्या कहना चाह रहे हैं आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात, है ना, बताएंगे एक बार जल्दी से। सर टेलीग्राम में रिप्लाई नहीं करते हैं भाई, अगर टेलीग्राम ग्रुप में करोगे तो रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। होता क्या है कि जैसे ही हम टेलीग्राम ग्रुप में रिप्लाई करते हैं ना, तो वहां पे तो बच्चे उस टाइम तो रिप्लाई कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं फिर तुरंत ही पर्सनल मैसेज करते हैं, और वो एक साथ 200-300 मैसेज ऐसे आते हैं कि जिसका मैसेज आया होगा वो 300 चैट नीचे चला गया। अब उन 300 चैट को ढूंढने में मैं अगले दिन रिप्लाई करूंगा फिर 300, मतलब तब तक जब तक मैं आपका मैसेज देख पाऊंगा तब तक तो 1000-1500 मैसेज आ चुके होंगे, और वो ऐसे आते आते नीचे लिस्ट बनती चली जाती है, और आपका मैसेज इतना नीचे चला जाता है कि हम उसे कभी देख ही नहीं पाते, है ना। इस वजह से ऐसा नहीं है कि अगर देख लिया तो रिप्लाई नहीं करते। आप में से बहुत सारे प्यारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें हमने रिप्लाई किया है, मैं 2-2 3-3 बजे तक रिप्लाई करता हूं, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने मैसेज किया मैंने देख नहीं पाया, और तब तक और मैसेज आ गया आपका नीचे चला गया। तो इस वजह से टेलीग्राम डॉट ग्रुप में टैग करके मैसेज करो, रिप्लाई मिलता है। ठीक है दोस्त, चलो, या फिर इंस्टा आईडी आपको पता ही है मेरी, वहां पर आप मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं जब भी मुझे समय मिलता है मैं देख लूं। ठीक है भाई, तो आज के बाद अब यहां पर अभी क्लास नहीं होगी फिलहाल के लिए, तो मुलाकात होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। मोटिवेट अब कहाँ करूंगा मैं, तो वहां कर दिया करूंगा। ठीक है, मैं स्टोरी वगैरह लगा करके मोटिवेट करने की कोशिश करता रहता हूँ, बढ़िया बढ़िया बातें बताने की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम यहाँ पर कि सॉफ्टवेयर को हमने 3 भागों में बांटा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा था, ट्रांसलेटर पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। कहां पर, अब हम आ जाते हैं कहां पर, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। ध्यान से देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे और हमारे कंप्यूटर के बीच एक कोऑर्डिनेशन, एक ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है, ब्रिज का काम करता है। तो आप देखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। जैसे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसी का तो पार्ट है एक आपका। ठीक है, चलो, तो हम यहां पर देखेंगे
कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य एक ब्रिज यानी कि एक इंटरफेस का काम करता है, और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट्स है। यह प्रोग्राम का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज तथा ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ठीक है दोस्त, चलो उदाहरण MS डॉस, यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज 7, 8, 9, 10, एंड्रॉयड, ये जितने भी नाम हैं आपके, ये सभी के सभी किसके उदाहरण हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होता है हमारा CUI या TUI बेस्ड, और एक होता है GUI बेस्ड। और ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म आपसे पूछी गई हैं। ये फुल फॉर्म क्या है आपसे पूछी गई है कई बार, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? तो हम यहां पर देखेंगे दो फुल फॉर्म होती है, एक होती है CUI और एक होती है GUI। अच्छा, CUI का मतलब क्या है? CUI का मतलब हमारा होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है? CUI का हमारा अर्थ होता है, बिल्कुल, है ना, इसका हमारा अर्थ होता है CUI का कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसी को हम TUI भी कह देते हैं, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, यानी कि एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें कुछ भी फोटो, इमेज, चित्र नहीं होते, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देता है हमें? जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें टेक्स्ट दिखाई देता है, कैरेक्टर ही कैरेक्टर दिखाई देते हैं। राइट, ये होता है हमारा CUI बेस्ड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसी को हम TUI भी कह देते हैं, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। क्या कह देते हैं? टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद GUI क्या है जी? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और उदाहरण विंडोज, मैक, अबंटू, यूनिक्स, GUI, ये सभी के सभी हमारे किसके उदाहरण हैं? ये सभी के सभी हमारे उदाहरण होते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप लोग एंड्रॉयड फोन चलाते हैं आज के टाइम पे, तो जो एंड्रॉयड का फोन है वो किसका, कैसा है? उसमें चित्र आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल आते हैं जी। तो वो किसका उदाहरण है? GUI का उदाहरण। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम यहां पर आते हैं। देखो CUI कैसा होता है या TUI, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या ऐसे टेक्स्ट यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। इसमें सिर्फ कीबोर्ड यूज होता है, ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, एक बार में एक ही चीज खोल सकते हो, कमांड दी जाती है इसमें। जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार के जो इंटरफेस होते हैं ये हमारे कैसे हैं? ये हमारे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। कैसे? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। इसके बाद GUI क्या होता है जी? तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और ये चलाने में आसान होता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे से बच्चे, 2 साल के बच्चे, मेरा भतीजा है लगभग 2-2.5 साल का लगभग, और वो खूब फोन चलाता है धुआंधार। क्यों? क्योंकि उसे कुछ याद तो करना नहीं पड़ रहा, ये चलाने में आसान होते हैं, इन्हें सीखना आसान होता है, इन्हें समझना आसान होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंडिंग, अट्रैक्टिवनेस, शॉर्टकट, मल्टीटास्किंग, एक बार में तुम यूट्यूब भी खोल लो, रोजगार अंकित ऐप भी खोल लो, गाने भी बजा लो, डाउनलोडिंग पे भी लगा दो, है ना, खूब। इसके बाद मैनी विंडोज ओपन इन वन टाइम, एक बार में कई सारी विंडोज को ओपन आप कर सकते हैं। ये होता है हमारा कौन सा? GUI बेस्ड। तो जो आपका फोन है किसका उदाहरण है? एंड्रॉयड कैसा होगा बताओ? GUI होगा, CUI होगा? तो आप कहेंगे भैया जी जो एंड्रॉयड है ये हमारा GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। बताओ, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहले दिखाई देने वाली स्क्रीन क्या कहलाती है? तो सभी जानते हैं डेस्कटॉप कहलाती है। और फोल्डर क्या होता है जी? तो कलेक्शन ऑफ फाइल्स, जहां पर फाइल्स का कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे फोल्डर कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद ये फोल्डर जो होता है वो शेप में होते हैं, और फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहते हैं। ठीक है जी, ये सब बातें ठीक है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम नीचे दिए गए हैं, जैसे कि MS डॉस, MS विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, iOS। ये क्या है? ये सभी के सभी हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। ठीक है, चलो
बताएंगे? क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये क्या है हमारे एमएस डॉस, एमएस विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सभी के सभी हमारे यहाँ पर किसका उदाहरण होते हैं? ये सभी के सभी हमारे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ नाम है, कुछ उदाहरण है। ठीक है। अगर मैं इसमें सबसे पहले आपको एक एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी दूं, तो एमएस डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है ना? सबसे पहले देखिएगा कि एमएस डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है। और डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे डॉस की फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ठीक है, चलो। इसके बाद पहले ये एम एस डॉस को 86 डॉस के नाम से जाना जाता था। इसे 1981 में लॉन्च किया गया। और ये कैसा है? तो ये TUI या CUI पर काम करता है। किस पर काम करता है? ये TUI या CUI पर काम करता है। TUI या CUI का मतलब क्या है? ये टेक्स्ट यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हमारा होता है। और यह मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता था, जैसे मूवी, वीडियो गेम आदि। यानी कि जो डॉस होता है ना भैया, नॉर्मल सी बात है, जब ये हमारा CUI बेस्ड है यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, तो फिर ये मूवी, वीडियो वगैरह इसमें कुछ भी नहीं चलती थी। ठीक है, चलो। तो ये हमारा एमएस डॉस हो गया। एक बार में सिंगल यूजर होता है, एक बार में एक ही काम होगा, एक बार में एक ही विंडो खुलती थी। इसमें सिर्फ कीबोर्ड प्रयोग में आता था, माउस का इसमें हम प्रयोग नहीं करते थे। और ये मल्टीटास्किंग नहीं होता, मल्टीटास्किंग नहीं होता, मल्टीटास्किंग नहीं होता हमारा। ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा एक यूनिक्स। यूनिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम यहां पर देखेंगे कि यूनिक्स की फुल फॉर्म क्या है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम होती है। इसे 1969 में बेल लैब में डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि बताओ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस लैब में बना था, तो बेल लैब में 1969 में डेनिस रिची ने बनाया था। और याद रखना जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा? क्लोज सोर्स। अब क्लोज सोर्स क्या होता है जी? तो वे सॉफ्टवेयर जिनके सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल होते हैं, यानी कि जिनके लिए हमें कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, है ना, जिनके लिए हमें कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, वे कौन से होते हैं? वे हमारे क्लोज सोर्स होते हैं। और नहीं, भुगतान नहीं करना पड़ता, वो ओपन सोर्स होते हैं। और जिनके लिए हमें भुगतान करना पड़ता है, वे क्लोज सोर्स होते हैं। ठीक है, चलो। क्लियर है भैया? बताएंगे जल्दी से, बताएंगे? सर मेरा गोलू भी आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, उसके लिए कुछ बोल दो, बहुत सारा प्यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा प्यार सभी दोस्तों को। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से फास्ट होता है, यूनिक्स, और इसमें हाई सिक्योरिटी होती है। किसमें? जो यूनिक्स होता है इसमें हाई सिक्योरिटी होती है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, आपको लग रहा होगा सर इतना सारा हमें कैसे याद होगा, बट यकीन मानिए सवाल आएंगे ना तो आपको लगेगा कि ये यहीं से निकल करके गए हैं क्या। सर मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टीटास्किंग, आप तो एक महिला हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। हर महिला अपने आप में मल्टीटास्किंग, स्पेशली मम्मी, स्पेशली जिन लड़कियों की शादी हो जाती है, जो खाना भी बना रही है, इधर सब्जी चल रही है, इधर रोटी भी बेल रही है, इधर तुरंत ये कर दिया वो कर दिया, तो मल्टीटास्किंग है। यहाँ पर क्या है कि तुमसे एक काम दिया गया पढ़ने का, तुम पे बबूना हो रहा लड़कों पे। ठीक है। तो ये क्या है कि भैया जो जैसे आप हमारे घर पे मम्मी को देख लो, मम्मी होती हैं तो मम्मी बहुत सारे काम एक साथ करती हैं। ठीक है। पानी की मोटर भी चल रही है, उधर सब्जी भी बन रही है, उधर रायता भी बना रही है, उधर रोटी भी बना रही है, सब कुछ कर रही है। मल्टीटास्किंग, एक बार में बहुत सारे काम कर लेना, मल्टीटास्किंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हाई सिक्योरिटी हो गया। यूनिक्स 3 भागों से मिलकर बना होता है। अब जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और डीप में अगर जाओगे तो इसकी 3 लेयर होती हैं, 3 भागों में बनता है ये, कर्नल, सेल और प्रोग्राम। एक एक लाइन इनके बारे में जब भी जानेंगे। कर्नल क्या है? यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। कर्नल क्या काम करता है? तो यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है। इसके बाद सेल, जो कमांड दी गई है उसे इंटरप्रेट करता है और यूजर तथा कर्नल के मध्य इंटरफेस का काम करता है। कर्नल क्या कर रहा था? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम। जबकि सेल क्या कर रहा है कि जो कमांड दी गई है उसके बीच इंटरप्रेट करता है और यूजर तथा कर्नल के मध्य इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, चलिए।
इसके बाद प्रोग्राम क्या है जी, तो बाकी कार्यवाही यानी कि यूनिक्स कोड का ज्ञान होना आवश्यक है। यूनिक्स के उदाहरण ये सभी के सभी आपके यूनिक्स के उदाहरण हमारे होते हैं। इसके बाद हमारा आखिरी है यहां पर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा आखिरी है जी, तो यहां पर हमारा आखिरी है एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में क्या है जी, तो लाइनेक्स की फुल फॉर्म होती है आपकी लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी होती है। और इसका आविष्कार कभी हुआ था, 1991 में नीरज टॉरवल्ड्स ने किया था। इस लाइनेक्स से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा, ओपन सोर्स। ये सवाल पूछा जा सकता है कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, तो याद रखना कि लाइनेक्स इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स कैसा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जितने भी बच्चे इन क्लासेस को ले रहे हो ना, निश्चित तौर पर अगर पेपर में थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई ना, आपको निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। ये मेरा वादा है आपसे। देखो अगर नहीं होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, लेकिन अगर होती है तो आप सिलेक्शन लोगे। ठीक है, तो आप अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब सरल पेपर आ जाता है तो जो होशियार बच्चे होते हैं उन्हें दुख होता है। ठीक है, और जब कठिन पेपर आ जाता है तो होशियार बच्चों को खुशी होती है। कारण, क्योंकि भाई होशियार कठिन में भी बढ़िया करेगा, और जो सरल आ गया अगर, तो भाई जो तो 2 दिन पढ़ा था वो भी उसे कर देगा, है ना। तो अगर पेपर में थोड़ी सी भी ऊंच नीच भी हुई ना, तो आपका सिलेक्शन फिर भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप सच में बहुत अच्छा करो। ये नहीं सोचना कि सर हम इन क्लासेस को क्यों ही लें, ये वो, बहुत फायदा देंगी। आपको बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना है। लड़ाइयां रोज थोड़ी ना होती हैं। लेकिन अब सोचे कि मैं जिम नहीं जा रहा, लड़ाई रोज थोड़ी होती है, तो ऐसे ताकत फाकत का क्या करना, है ना। लेकिन भाई कभी अगर तुमने पकड़ लिया तुम्हें किसी ने, तो तुम्हारे हाथ पैरों में इतनी जान तो होनी चाहिए कि तुम अपनी और अपने घर वालों की रक्षा कर सको। इतनी ताकत तो तुम्हारे हाथ पैरों में होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए ही कम से कम करो, समझ रहे हो। तो जरूरी थोड़ी ना कि रोज जो चीज हो, भाई अगर अचानक बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना है कुल मिलाकर के, ठीक है, चाहे वो पढ़ाई हो या आपकी कोई और चीज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यह सिर्फ कर्नल बेस्ड होता है और लाइनेक्स का लोगो पेंगुइन है। पेंगुइन कौन से का लोगो, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो है, तो हम कहेंगे जो लाइनेक्स है ये हमारा लोगो होता है किसका, और पेंगुइन होता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो। ठीक है जी, चलो तो यहां तक की सभी बातें क्लियर हो गई। एक बार मुझे यस और नो करके बता देंगे, है ना। एक बार सभी दोस्त मुझे यस और नो करके बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात और करते हैं किसके बारे में, बूटिंग प्रोसेस क्या होती है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर इस क्लास से CCC हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। बाकी मैंने एक लेक्चर सीरीज करा रखी है, उसे देख लेना, वहां से हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो एक बार बता देंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। 5 मिनट और पढ़ाएंगे, फिर 5 से 10 मिनट हम बात करेंगे और फिर क्लास को क्या करेंगे, राम राम कहेंगे। ठीक है, चलो क्लास के शॉर्ट नोट्स ऐसे भाई कोई स्मार्ट शॉर्ट नोट्स नहीं है। एक बोर्ड पीडीएफ हम आप हैंड रिटन पीडीएफ को मर्ज करके आपको दे देंगे। बाकी सब्जेक्ट्स की जो मर्ज पीडीएफ है वो आपको दे दी गई हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया था, इसकी भी मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम यहां पर देखते हैं बूटिंग क्या चीज होती है। बूटिंग, तो जब हम कंप्यूटर को ऑन या स्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। क्या बूटिंग क्या चीज है, तो कंप्यूटर को ऑन या स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। और जब ये बूटिंग प्रोसेस हो रही होती है उस टाइम पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो रैम में लोड हो रहा होता है। कहां पर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो रहा होता है। द प्रोसेस ऑफ अ टर्निंग ऑन स्टार्टिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम। बूटिंग प्रोसेस यह कंप्यूटर के पावर ऑन होने के दौरान स्वतः ही होने वाली कुछ सेकंड की प्रोसेस होती है। यानी कि जैसे ही आप कंप्यूटर को क्या करते हो, जैसे ही आप कंप्यूटर में कोई बटन दबाते हो चालू करने वाला सीपीयू का, तो फिर जो प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग को ही हम और आप बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, है ना। उस प्रोसेसिंग को ही हम और आप क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका जैसे आपने जब भी कंप्यूटर को चालू किया होगा तो जो ये चीजें आपको दिखाई देती है इस प्रकार की जो प्रोसेसिंग चलती है कुछ सेकंड की, ये बूटिंग प्रोसेस है। आप जब अपने फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करते हो तो जो एंड्रॉयड लिखा हुआ आता है, जो आपकी फोन की कंपनी का नाम लिखा हुआ आता है, रियलमी या जो भी आपके पास है OnePlus XYZ, तो वो क्या है, वो पूरी प्रोसेस जो हो रही है वो ही बूटिंग प्रोसेस है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है।
इसके बाद जब हम कंप्यूटर पर कार्य करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इसकी पावर को ऑन करते हैं और कंप्यूटर के पावर ऑन होने पर इसमें उपस्थित बूट लोडर प्रोग्राम क्या है, काम करने लगता है। बूट लोडर एक प्रोग्राम होता है जो बूटिंग प्रोसेस को पूरा करता है और बूट लोडर प्रोग्राम कहां पर, रोम में मौजूद होता है। बूटिंग प्रोसेस दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है हमारी हॉट बूटिंग, या इसे हम वार्म बूटिंग भी कहते हैं, है ना। एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है हमारी हॉट या वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या चीज है जी? ठीक है, चलो कोल्ड बूटिंग क्या होती है? जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसे ही कोल्ड बूटिंग कहते हैं। जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो उसी को कोल्ड बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। और हॉट बूटिंग कौन सी है? जब हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। जब आप अपने फोन को रीबूट या रीस्टार्ट करते हो ना, तो उस प्रोसेस को, है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम यहां पर हॉट बूटिंग या वार्म बूटिंग कहते हैं। इसी को हम सॉफ्ट बूटिंग भी कह देते हैं। जब कभी कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है इसे हॉट बूटिंग, वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक है आपकी कौन सी? एक है आपकी कोल्ड बूटिंग, जब कंप्यूटर बिल्कुल बंद था आपने उसे चालू किया, ये कोल्ड बूटिंग है। और जब आपने कंप्यूटर चालू था लेकिन आपने उसे रीस्टार्ट किया, आपका फोन चालू था, आपने उसे रीस्टार्ट या रीबूट किया, तो वो क्या है? वो उसे ही हम वार्म बूटिंग, हॉट बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद कुछ वन लाइनर हैं आपके सामने, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम या अनुदेश भी कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामों या इलेक्ट्रिक निर्देशों के सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी कि सेट ऑफ प्रोग्राम और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो आप याद रखना माइक्रोसॉफ्ट है। और भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी कौन सी है हमारी? तो हम कहेंगे टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है जी। चलिए इसके बाद कुछ और वन लाइनर इक्का दुक्का, कि सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार कैसे मिलता है? लाइसेंस के आधार पर लिया जाता है। यानी कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो उसको आपको उसका लाइसेंस मिलता है। जैसे अगर आप कोई एंटीवायरस परचेस करते हैं तो उसकी वैलिडिटी होती है 1 साल, तो फिर वहां पर लिखा आता है कि योर लाइसेंस क्या है, रिजेक्ट होने वाला है, ऐसे ऐसे, तो लाइसेंस के थ्रू। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जॉन वाल्डर टुके ने किया था। किसने किया था? जॉन वाल्डर टुके ने किया था। इसके बाद नेटवेयर कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नोबेल द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? नेटवेयर क्या है? नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नोबेल द्वारा विकसित किया गया। जब आप कंप्यूटर चालू करेंगे तब बूट रूटीन डिस्क ड्राइव टेस्ट करेगा। IBM फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, API की फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होती है। इसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा बचता है। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बचते हैं और यूटिलिटी। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, नहीं इसके नोट्स नहीं बनाने, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है ना। इससे बस हम एक अलग कंडीशन के लिए पढ़ करके चल रहे हैं कि अगर कोई चीज आ गई है ना तो फिर हम इसके लिए तैयार रहेंगे। बाकी हम यहां पर देखते हैं कि अब हमारा बचता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, जितने भी हैं आपके, या रोजगार विदंकित एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, ये सभी के सभी हमारे कैसे होते हैं? ये सभी के सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल पर्पस, एक स्पेसिफिक। जनरल पर्पस जो सबके काम आते हैं, स्पेसिफिक जो खुद से बनवाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्रेशन टूल, डिस्क क्लीन अप टूल, ये सभी के सभी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे देखेंगे कि अगर एक पेज पर आपको इनके कुछ उदाहरण चाहिए तो आप देख सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से हैं। विंडोज, मैक, लाइनेक्स, उबंटू, एंड्रॉइड, ये हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण MS ऑफिस, VLC प्लेयर, UC ब्राउजर, MS ऑफिस, फोटोशॉप, गूगल क्रोम, ये सभी के सभी। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के हमारे जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटर, सिस्टम प्रोफाइलर, वायरस स्कैनर, एंटीवायरस, डिस्क चेकर, डिस्क क्लीनर, ETC, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर ये वाला चैप्टर फिनिश। बताएंगे यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई आप सभी को, ठीक है दोस्तों।
तो ये था हमारा यहाँ पर कंप्यूटर का सिलेबस जो हमने अभी पूरा किया। ठीक है दोस्त, जो हमने पूरा किया। लेकिन अब मैं आपसे बस 2-4 मिनट कुछ बातें करूंगा और उसके बाद फिर हम अपनी टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है, तो देखो अब जो आपकी क्लास है वो कल से नहीं होगी, इस आप ये टाइम वाली 4 से 5 बजे वाली, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्लास नहीं होगी तो क्या भैया हम इस टाइम पर पढ़ना छोड़ दें? नहीं, या तो इस टाइम पर कोई और क्लास चालू होगी किसी और सब्जेक्ट की, ठीक है, तो आप उसे कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन कंप्यूटर का साथ नहीं छोड़ना है। तुम बहुत ज्यादा समय नहीं, 30 मिनट भी अगर तुम रोज इसका रिवीजन करते रहोगे तो आप एक बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने पेपर में कर रहे होगे। ठीक है, अभी नहीं करनी, ठीक है जी, है ना। तो पहली चीज तो ये कि कल से आपकी क्लास नहीं होगी तो आपको इसके टच में जरूर बने रहना है, रिवीजन आपको जरूर करते रहना है। बाकी बहुत टेंशन इस विषय की नहीं लेनी है, क्योंकि इस विषय के लिए तुम्हारा भाई बैठा है, मैं बैठा हूं, तुम्हारा दोस्त भाई, जो तुम मानो वो। ठीक है, तो मैं बैठा हूं, मैं मेहनत करूंगा इसके लिए और इतनी बार तुम्हें रिवीजन करा दूंगा इन सभी चीजों का कि तुम्हें खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत करनी है ना कहने के बावजूद भी, लेकिन मैक्सिमम चीजें जो भी मेहनत हो सकती है मैं आपको सिर्फ क्रीम क्रीम दूंगा, बस उसे तुम क्या है खा लेना, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अब कल से क्लास नहीं होगी तो याद आएगी, जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमें आपकी याद आएगी, और अभी आप तो भाई हमें हमारे साथ भी होता है ऐसा ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि आप ही लोगों को आती है। जैसे जैसे आप लोगों को एक लगा रहता है ना, आपके साथ तो फिर भी ये है कि चलो कभी भी क्लास देख सकते हैं, हमारे साथ एक फिक्स टाइम होता है कि 4 बजे ये वाले बच्चे मिलेंगे, ये बच्चे मिलेंगे, ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे, तो हमें भी एक हैबिट हो जाती है। और आप फिर भी देख सकते हो यूट्यूब पे, कभी भी क्लास लगा करके देख ली, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी आप सभी को बहुत मिस करूंगा, बट अभी अभी क्या है कि अभी बहुत लंबी जर्नी हमारे साथ रहने वाली है, आपके फाइनल सिलेक्शन तक रहने वाली है। ठीक है, तो मेहनत लगातार करते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट अभी बीच में कुछ दिनों बाद आपके चालू किए जाएंगे, तो वहां पर प्रैक्टिस सेट के जरिए मैं आपसे जुड़ूंगा। बीच में अगर कभी मुझे संडे को मौका मिला तो जैसे कि कुछ बहनें कह रही थी कि सर साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक करा देना, है ना, या आपके 1-2 टॉपिक जो भी आप बता रहे हो उन्हें भी मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। ठीक है जी, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, शिद्दत से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस मेहनत करनी है तो ऐसी करनी है कि इस बार की नौकरी मैं आखिरी बार देखूंगा। जब पेपर देने जाओगे तब देखो, कोई भी पेपर आखिरी नहीं होता, अगर कोई बच्चा किसी पेपर में रह जाता है उससे अच्छी में पास करता है। जैसे बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस 2023 में रहे थे, इस बार एसएससी जीडी में रैंक 1 लेकर के आए हैं वो, है ना। तो पेपर कोई आखिरी नहीं होता, बट जब आप तैयारी कर रहे हो तब आपको यही सोच करके तैयारी करनी होती है कि ये आखिरी है, मुझे बेहतरीन करना है। साथ ही साथ जो बच्चे दिल्ली पुलिस एचसीएम वाले हैं वो अपनी टाइपिंग, अगर आपको समय मिले, और एडब्ल्यूटीपी वाले तो आप लोग अपनी टाइपिंग थोड़ी थोड़ी शुरू कर दो, और अगर हो सके, बहुत ज्यादा नहीं हो सके तो 30 मिनट अपने फिजिकल को निकालो, है ना, 30 मिनट्स अपने फिजिकल के लिए निकालिए। मेरे पास एक मैसेज आया था, है ना, उन्होंने मुझे बताया कि वो लड़की होकर के एक दिन में 15 किलोमीटर रनिंग करती हैं। मैं शॉक्ड हो गया ये चीज सुन करके। मैंने कहा इतनी तो नीड भी नहीं है, बट फिर भी हॉबी होती है भाई। देखो कई सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि पेपर निकल जाएगा तब रनिंग करेंगे, भाई इससे आपका शरीर भी तो स्वस्थ हो रहा है ना, इससे आप हेल्दी भी तो रह रहे हो। तो अभी से आप क्या है कि 30 मिनट अपनी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में दे सकते हो। जरूर नहीं है बहुत तेज दौड़ो, रनिंग करो, टहलो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, लेकिन अपने आप को फिट रखो अभी से, क्योंकि आपको पता है इससे लास्ट वाली, है ना, इससे लास्ट वाली जो वैकेंसी हुई थी उसमें बहुत सारे दिल सिर्फ इस बात पर टूटे कि उन पर क्या नहीं हो पाया, उन पर रनिंग नहीं हो पाई, है ना। लेकिन अभी से अगर आप ट्राई करोगे तो आप कितने भी आप में वजन क्यों ना हो, कितने भी आप लेजी क्यों ना हो, कितना भी आपने कभी रनिंग नहीं करी, अगर आप अभी से ट्राई करोगे तो आप निश्चित तौर पर कर ले जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो भैया रनिंग आप सभी दोस्त जरूर करते रहिएगा, और पढ़ाई पर भी फुल फोकस रखना है। लड़ाई झगड़े से आपको बच करके चलना है। अगर कोई कुछ कह रहा है, थोड़ा बहुत कह रहा है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है भाई, सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद देखूंगा, तो मैं बचकर चलना है इन चीजों से, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद हमारे पास आता है कि सर किसी ने हमें फालतू में फंसा दिया। इन सभी चीजों से भी आप अपना ख्याल रखिएगा और इंजॉय करिए इस जर्नी को। कुल मिलाकर मैं ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि इस जर्नी को आप इंजॉय करिए, क्योंकि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, अभी आपको लग रहा है कि सिलेक्ट होने के बाद सब कुछ है, लेकिन जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, और अभी आपको अभी के दिन बहुत बुरे लग रहे होंगे, लेकिन जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाओगे उस दिन आपको आज के ही दिन की याद आया करेगी कि
यार वो भी क्या दिन थे कि मैं घर पे बैठा रहता था, मम्मी चाय ला कर दे देती थी और मैं काम कर लेता था, है ना, मैं मतलब खाता था घर पे, अच्छा लगता था। ये सभी चीजें आप अपने घर के ही मेहमान होकर के रह जाओगे। तो अभी अगर आपको वो पल मिले हैं तो इन्हें खुल करके जियो, खुल करके मेहनत करो, शिद्दत से मेहनत करो। बाकी मैं और पूरी RWA टीम आपके हमेशा साथ है, मिलते रहेंगे आपसे आगे की क्लासेस में, है ना, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ख्याल रखिए अपना, अपनों का, खुश रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। और मुझे हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, मेरा दिन बना दिया आप सभी ने। ठीक है, चलिए धन्यवाद।